एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाली पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जो है मूमल का वार्षिकांक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, और आप लोगों को जो है मूमल का वार्षिकांक डेली सीरीज के रूप में स्टार्ट कर दिया जाएगा और डेली आपको जो है उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जितने स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करिए, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए जल्दी से जल्दी वो सीरीज़ कंप्लीट करवा दी जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं वार्षिकांक को सिर्फ पार्ट्स में ही करवाऊंगी, जो है लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगी उसमें, क्योंकि उसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लंबे वीडियो बनाने में। और फिर क्या है ना कि डेली रूटीन जब एक बार टूट जाता है ना तो फिर टूट ही जाता है, इसलिए जो है लंबे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। शॉर्ट वीडियोज़ में तो मैं डेली डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वार्षिकांक को पार्ट्स में ही पढ़ाया जाएगा, एक जो कंप्लीट वीडियो नहीं बनाया जाएगा उसका। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, उन लोगों के लिए जो है वीडियो बना दी जाएगी और आप लोगों को डेली सीरीज़ के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एज इट इज़ आपको पढ़ाया जाएगा मूमल का वार्षिकांक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो है एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ मैं करंट अफेयर के लिए, या तो आप कोई मैगज़ीन खरीद लीजिए, और जब आप मैगज़ीन खरीदें तो मूमल का वार्षिकांक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान में जितनी भी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी कुछ जो है करंट अफेयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाता है। और जो मैगज़ीन आती है, आप चाहे मूमल की पढ़ सकते हैं चाहे अदर कोई भी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए आप और उसको बार बार पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। वरना तो जो है 2-3 चैनलों के पीछे भागते ही रह जाओगे और सिर्फ 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही पढ़ोगे, ठीक है। इससे अच्छा है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट लीजिए और अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, वरना तो जो है करंट अफेयर में ही फंस करके रह जाओगे, करंट अफेयर से बाहर नहीं निकल पाओगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और नए स्टूडेंटों के लिए तो बिल्कुल यही है कि करंट अफेयर से डरना नहीं है। और एक चीज़ कि एक मैगज़ीन खरीदिए और उससे को ही बार बार पढ़िए। आप चाहे तो पहले वीडियो से पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्टडी कंटेंट से वीडियो देखिए, फिर उस वीडियो को देख करके फिर आप जो है फिजिकल रूप में मूमल करंट अफेयर को खरीदिए और फिर उससे पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तब जाकर के आपकी करंट अफेयर मजबूत होगी, ठीक है। और जो है एक ही चीज़ को ज़्यादा टाइम मत दीजिए, वरना जो है आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़नी होती है, वरना वो छूट जाएगी और फिर इसी में जो है करते रह जाओगे। एक चीज़ में मास्टरी हासिल करके कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ों में जो है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, जिनको सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फालतू की चीज़ों में, ठीक है। आप लोगों को ठीक लगे राय तो अपना लीजिएगा, वरना तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव जिनका कार्यकाल अगस्त 2022 में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है राजीव गौबा का। ये है राजीव गौबा और इन्हीं का कार्यकाल अभी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट सचिव की, तो ये क्या होते हैं और इनका क्या योगदान होता है। तो भारत की कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी होते हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। और इसमें जो है इनके बारे में, राजीव गौबा के बारे में ये जानकारी दी गई है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फालतू की चीज़ों को स्किप करना है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है और भी चीज़ें याद करनी होती है, इसलिए आपकी मेमोरी में फालतू की चीज़ें फीड नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। यह है जगदीप धनखड़ और यही भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, और इनका संबंध झुंझुनू राजस्थान से है। इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी बने हैं तो सुरेश एन पटेल बने हैं। ये हैं सुरेश एन पटेल और यही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अब बात करते हैं सीवीसी की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनमें अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो सुरेश एन पटेल हैं और 2 अन्य आयुक्त जो होते हैं वो अरविंद कुमार और दूसरे हो जाएंगे प्रवीण कुमार। ठीक है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। और ये जो सीवीसी आयोग होता है वो क्या कार्य करता है, तो ये केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। साथ ही जो है इसमें जो शिकायत दर्ज करवाई जाती है जिन लोगों के द्वारा, उनकी जानकारी को भी ये गुप्त रखने का कार्य करता है। ठीक है, 3 अगस्त 2022 को सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। इन्हें इनके पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई है, इन तीनों को ही। ठीक है, पूर्व खुफिया एजेंसी ब्यूरो प्रमुख है अरविंद कुमार और पूर्व नौकरशाह प्रवीण कुमार को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने हेतु श्री के संतानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी, जिसे सरकार ने 25 अगस्त 1988 को सांविधिक दर्जा देकर के एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया था, जिसमें कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। और ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने का कार्य करती है और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं उन लोगों की जानकारी जो है ये गुप्त रखते हैं, यानी कि उनके नाम को रिवील नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अगस्त 2022 में सेबी ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष हैं केवी सुब्रमण्यम। ये हैं केवी सुब्रमण्यम और यही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समिति बनाई गई है सेबी के द्वारा, उसके अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बात करते हैं इसकी इसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी, तो 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, बट प्रॉपर रूप से इसे मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ये क्या कार्य करती है, तो ये शेयर बाजार में लोगों के हितों की रक्षा करने का कार्य करती है सेबी। अब बात करते हैं सेबी की, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगी। सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है और पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को इस परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस समिति में विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य होंगे। सलाहकार समिति को निवेश और वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने का कार्य करेगी। ये समिति उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करेगी, साथ ही बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में सुझाव भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की टीम ने अगस्त 2022 में डोर्नियर 228 विमान पर उत्तर अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन को पूरा किया है। इस मिशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। ये हैं नल्लाथम्बी और कलाईसेल्वी। इन्हीं को जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। बात करते हैं CSIR की, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं नीतीश कुमार। ये कौन सी पार्टी से हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं नीतीश कुमार और यही अभी बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति विश्व शांति आयोग के सदस्य के लिए किन व्यक्तियों के नाम को प्रस्तावित किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी, अंतोनियो गुतेरस,
पोप फ्रांसिस, इन 3 लोगों के नाम को जो है प्रस्तावित किया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के सदस्यों के रूप में नरेंद्र मोदी, अंतोनियो गुतेरस, पोप फ्रांसिस को जो है नामित किया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ने विश्व शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस और पोप फ्रांसिस सहित 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव किया है। वैश्विक शांति आयोग के माध्यम से पूरे विश्व में युद्ध को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इस आयोग का उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम की संधि को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये बने हैं उदय उमेश ललित, यू ललित इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उदय उमेश ललित बने हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश, और अभी तो 50वें भी बन चुके हैं। और 50वें कौन बने हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 50वें नंबर के, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसका उल्लेख संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल आपको याद नहीं रखनी है। एक चीज़ और याद रख लेना कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत बने हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समीर वी कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। ठीक है, अब बात करते हैं DRDO की। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं IMF की। IMF की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या कार्य करती है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है ये, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और इसके वर्तमान में 190 देश इसमें शामिल हैं। बात करते हैं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 25 अगस्त को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में मुद्रा कोष में सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई थी। सुब्रमण्यम की नियुक्ति को जो है 1 नवंबर 2022 से 3 साल या अगले आदेश तक के लिए जो है की गई है। वे डॉक्टर सुरजीत S भल्ला का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना इवानोवा जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टालिना इवानोवा जॉर्जीवा है। ठीक है, इतनी डिटेल तो याद करना मत करना, बट ये जरूर याद कर लेना कि IMF के कार्यकारी निदेशक बने हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। ये डिटेल तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें याद भी रहे और चीज़ों को रिलेट करना है कि इसके बारे में आखिर है क्या चीज़ें ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं, तो नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। इसका नाम आपको याद रखना है कि अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ये सर्वे एजेंसियां होती हैं, इनके द्वारा सर्वे किए जाते हैं। तो इन एजेंसियों के नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि इन्हीं के नाम देख करके आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं की वैश्विक सूची में नंबर 1 पर रहे। विश्व की शीर्ष नेताओं के बीच जो है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है नरेंद्र मोदी को। इस सर्वे में विश्व के 22 नेता शामिल किए गए थे, उनमें जो है नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी रहे। उनके मुताबिक दुनिया में 75% से अधिक रेटिंग के साथ लोगों ने उन्हें पसंद किया है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर हैं जो कि 63% और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी है जो कि 54% रेटिंग के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
इससे पूर्व जनवरी 2022 और नवंबर 2021 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये जो है लोकप्रिय नेताओं में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जब 2021 में ऐसी रेटिंग दी गई थी ना इनको, तब जो है RS का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के कोषाध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं अनुराग शर्मा। ये हैं अनुराग शर्मा और यही राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, तो गौतम अडानी बने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है मुकेश अंबानी जो है ना इसमें आ रहे थे लिस्ट में कि दुनिया के क्या भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी आ रहे थे, लेकिन अभी जो है गौतम अडानी है। एशिया के भी गौतम अडानी हैं, भारत के भी गौतम अडानी हैं, तो ये चीज़ एक अलग चीज़ हो गई, इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लेना। बात करते हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर शख्स बन गए हैं, जो कि सबसे अमीर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ जो है 137.4 अरब डॉलर की है। इसी के साथ ये दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। ये पहला मौका है जब कोई एशियाई ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में टॉप 3 में शामिल हुए हैं। गौतम अडानी टेस्ला के CEO एलन मस्क और अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस से ही पीछे हैं। अगर ये इनको भी पीछे छोड़ देते हैं तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, जो कि 91.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रहे। मुकेश अंबानी की और इनकी संपत्ति में अब काफ़ी अंतर हो गया, क्योंकि इन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है कि ये अभी दुनिया के तीसरे धनी व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा में दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो पानीपत को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये कि एक एथेनॉल संयंत्र है, ये याद रखना, इसको पानीपत का युद्ध मत समझ लेना। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया है। ये संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों के तहत हैं। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत पर किया है। इस परियोजना में 2 लाख टन पराली से प्रतिवर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने से जो है कम करने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत में स्थापित किया गया है। दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र पानीपत में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये, ठीक है। पूछने की किस राज्य की लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने लुप्त प्राय वेधशालाओं की विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये किया है बिहार की। ये लंगट सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। जो चीज़ें यूनेस्को के अंडर आ जाती हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों को ये चीज़ें तो पता ही होगी। अगस्त 2022 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी तारामंडल खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने महत्वपूर्ण लुप्त प्राय वेधशालाओं की सूची में शामिल कर दिया है। लंगट सिंह कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1899 में की गई थी और इस कॉलेज के ही परिसर में जो है 1916 में उत्तर भारत के दूसरे वेधशाला व तारामंडल का निर्माण किया गया था। ये वेधशाला लगभग 70 के दशक से बंद पड़ी है और अभी से जो है लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या कितनी है? तो 75 हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नेशनल पार्क से जोड़कर भी याद कर सकते हैं। जब आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को लिखवाई जाती हैं नोट्स में, तो आप लोगों को उससे रिलेट करके इसको पढ़ना है। भारत में रामसर साइटों की टोटल संख्या 75 हो जाएगी। 11 नई और ऐड करके इनको ऐड करने के बाद टोटल 75 हुई है। इनके एरिया की बात करें तो 13,26,678 हेक्टेयर क्षेत्र में
भारत में रामसर साइट फैली गई है। ये जो 11 नए स्थल जोड़े गए हैं उनमें 4 तमिलनाडु में हैं, 3 ओडिशा में हो जाएगा, 2 जम्मू कश्मीर और एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ईरान के रामसर में 1971 में हुआ सम्मेलन में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी एक था। भारत ने इस पर फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर जो साइट थी रामसर सम्मेलन उसमें जो है हस्ताक्षर किए थे। भारत में 1982 से 2013 के दौरान रामसर स्थलों की सूची में टोटल 26 स्थल ही थे और वर्ष 2014 से लेकर के 2022 तक देश ने रामसर स्थलों की संख्या की सूची में 19 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं, यानी कि 19 नई रामसर साइट इसमें जोड़ी गई हैं। वर्ष 2022 के दौरान कुल 28 स्थलों की रामसर स्थल जो है घोषित किए गए थे। रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की स्थिति के आधार पर इसे वर्ष 2022 के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष 2021 में 14 स्थल जो है इसमें जोड़े गए थे। तो याद रखना 2022 में 19 नए स्थल रामसर साइट में जुड़े हैं और 2021 में 14 स्थल जुड़े थे। तमिलनाडु के सबसे अधिक 14 रामसर स्थल हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल हैं। और राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में अभी तक 2 हैं। कौन कौन से? एक तो केवलादेव अभ्यारण्य हो जाएगा और दूसरा सांबर झील हो जाएगा। ठीक है, और ये कब कब जो है रामसर साइट में जुड़े थे ये चीज़ें जो है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव हो जाएगा। हर घर जल प्रमाणन का मतलब है कि देश के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक रोज़ अच्छा जो है पेयजल, पीने का पानी और नहाने धोने के लिए पानी, अच्छी गुणवत्ता का पानी जो है इनको प्राप्त हो सके। हर घर में नल हो ताकि उनको जो उनकी आपूर्ति जितना वो जो पानी है वो उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए सरकार ने मिशन भी रखा है कि हम वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में जो है अच्छी गुणवत्ता वाला जल उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। जब 2023 में 9 जनवरी को ये जब भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा तब फिर से ये रिपीट होगा, इसलिए अभी याद कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 में जनवरी माह में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उन्हीं की याद में जो है 9 जनवरी को हर वर्ष हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका आयोजन इंदौर में किया गया है वर्ष 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है तो दिल्ली हो जाएगा। सबको पता है दिल्ली सबसे प्रदूषित है और मतलब विश्व में सबसे प्रदूषित है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लीजिएगा। भारत में तो है ही दिल्ली सबसे प्रदूषित, पर विश्व में भी जो है दिल्ली सबसे प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक वेधशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा। अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता ऐसे वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी और इससे अंतरिक्ष के मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपग्रह भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे का अर्थ पृथ्वी की कक्षा में मौजूद पिंडों की निगरानी करना
और उनका अनुमान लगाना है कि वे किसी भी नियत समय पर कहाँ होंगे, और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी कि उल्कापिंड हो जाएंगे, और मानव के निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष मौसम पर रखने वाली सभी ऑब्जेक्ट्स की गतिविधि जो है इनके द्वारा निगरानी रखी जाएगी, ऐसे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगस्त 2022 में अधिसूचित अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। केंद्र सरकार ने अगस्त्यमलाई 1197.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए तमिलनाडु वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है। अब भारत में टोटल हाथी रिजर्वों की संख्या 31 हो गई है। इसमें कुल संरक्षित वन क्षेत्र 14 राज्यों में 76,508 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और भारत में हाथियों की संख्या टोटल कितनी है? 27,312 है, जो कि 2017 की जनगणना के अनुसार हम ले रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। कितने हैं? 6,049 हाथी कर्नाटक में है। उसके बाद नंबर 2 पर असम में है, जो कि 5,719 हो जाएंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर केरल में है, जो कि 3,054 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है मंडला, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला की साक्षरता दर 68% थी। कितनी प्रतिशत थी? 68% थी, जबकि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे, और उनमें से अधिक लोग वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी थे। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जा सकता है जब वह अपना नाम लिखने, संख्या गिनने, हिंदी पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस पर 2020 को लोगों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए एक अभियान चलाया था, और 2 साल के भीतर ये जो अभियान है वो कंप्लीट हुआ, और 2 साल के भीतर ये जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। तो देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अनंगताल झील जो है राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया है। ये अनंगताल जो झील है वो कहाँ स्थित है? अनंगताल झील जो है दिल्ली में स्थित है। दक्षिण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य शैली जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत के द्वारा नामित किया गया है, तो गरबा को नामित किया गया है। भारत ने गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। भारत ने गरबा नृत्य को वर्ष 2022 के यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। भारत ने जो है इसको शामिल करने के लिए नामित किया है, और इससे पहले जो है 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है कि 2021 में यूनेस्को की सूची में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। भारत को जुलाई में अदृश्य सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा से संबंधित 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए भी चुना गया था। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। भारत को 155 देशों की समिति में 110 मतों ने जो है चुना गया है। इसमें गरबा जो है गुजरात का फेमस लोक नृत्य है, और इसे जो है अभी यूनेस्को में शामिल करने के लिए भारत ने नामित किया है। और भारत के जो है 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थान जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो स्मृति वन जो कि भुज, गुजरात में, सबको पता होगा। 26 जनवरी 2001 को जब भुज जिले में, गुजरात का जो भुज जिला है वहाँ पर भूकंप आया था, और वहाँ जो है करीब 13,000 से भी अधिक लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो स्मृति स्मारक है, भूकंप स्मारक, वो बनाया गया है। ठीक है, और भुजियों की पहाड़ी पर ये बनाया गया है। ये एक म्यूजियम है जो कि 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है।
ठीक है। और इसमें जो है भूकंप के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उन लोगों के नाम इस पर जो है अंकित किए गए हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और चीज़ें याद करना मत करना, बट ये ज़रूर याद कर लेना कि भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थित है। स्मृति वन भुज में, जो कि गुजरात का एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना, अब ये योजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार के नए नियम जो है इसमें ऐड किए गए हैं, वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जितने भी लोग जो टैक्स देते हैं उनको अटल पेंशन योजना से बाहर कर दिया जाएगा, उनको अटल पेंशन योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 से की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रति माह दी जाएगी। इस पेंशन की राशि बेनिफिशियरी के द्वारा जमा किए जाने निवेश और उम्र के हिसाब से तय की जाएगी। आप लोगों ने जो है कितने पैसे वहाँ पर जमा करवाएं, उस हिसाब से आप लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए जो है पात्र हैं वो कौन होंगे, तो इस योजना के लिए पात्र कौन होंगे, जिनकी उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष है, वो लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसमें जो है 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद जो है सरकार आप लोगों को पेंशन के रूप में पैसे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है, तो 31 दिसंबर 2024 तक इसे जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब की गई, तो केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की थी। याद रखना, ये केंद्रीय जो शहरी आवास योजना है उसका नाम आया है तो पूछी जा सकती है कि ये कब स्टार्ट की गई थी। तो 25 जून 2015 को ये स्टार्ट की गई। तभी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये योजना कब की थी और कब पूछ ली गई है। ये चीज़ें कि जो करंट में होती है ना, उनकी हिस्ट्री जो है पूछी जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद करनी होती है, इसीलिए करंट अफेयर इतनी इंपॉर्टेंट होती है। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए हाउसिंग फॉर ऑल या सबके लिए आवास अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत पीएम शहरी आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत जो है सभी को, जो गरीब लोग हैं जो अपना घर नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों को जो है आवास प्रदान किया जाएगा। और ये योजना 31 दिसंबर 2024 तक चलाई जाएगी और इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। क्वेश्चन है कि पहले 2 वर्षों के बच्चों में विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम है पालन 1000 है। अब देखिए पालन 1000 है क्या। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है, भारती प्रवीण पवार जो है वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इन्होंने वर्चुअल मोड में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया है। इस अवसर पर एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी, उसका भी अनावरण किया है, जो कि मुख्य रूप से पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर केंद्रित है। इस अभियान के शुरू को करने का मुख्य कारण, यानी कि इस अभियान की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि 1000 दिनों में जो है बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और संज्ञानात्मक सामाजिक स्वास्थ्य को जो है ठोस आधार के रूप में जो है विकसित किया जा सके। यानी कि बच्चों का मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक पूर्ण रूप से विकास होके 1000 दिनों में इनका जो है पूर्ण विकास किया जा सके। इसलिए जो है 2 वर्ष के बच्चों के लिए पालन 1000 योजना चलाई गई है। ठीक है। और इनके पेरेंट्स को जो है इसके लिए ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि आप लोग जो है अपने 2 वर्ष तक के बच्चों को अब आगे जो है क्या शिक्षा देंगे ताकि उनका मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संपूर्ण रूप से विकास हो सके। और ये जो अभियान है वो 1000 दिनों के लिए चलाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद को एक ही ब्रांड के नाम से बेचने के लिए निर्देश दिए हैं। उस ब्रांड का नाम हो जाएगा भारत। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि उर्वरक की जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने जो उत्पाद हैं उनको भारत ब्रांड के नाम से ही बेचेंगे।
बात करते हैं रसायन और उर्वरक मंत्री की, तो वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया हो जाएंगे, जो कि गुजरात से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक विजेता तालिका में भारत रहा, तो भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा। खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी यानी कि IOAA का 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, जो कि 14 से लेकर के 21 अगस्त 2022 तक हुआ, जॉर्जिया के कुटेसी में आयोजित किया गया था। इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते। इसी के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर वासुकी हो जाएगा। इस ट्रेन का नाम जो है सुपर वासुकी दिया गया है। इसमें जो है वैगन की संख्या यानी कि जो डिब्बे होते हैं उसकी संख्या 295 हो जाएगी। इसमें 2700 टन कोयला लोड किया जाता था, जिसे कि अब 6 इंजन खींच रहे थे। और इस ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर थी, जिसने जो है 260 किलोमीटर की दूरी तय की है। नेक्स्ट इसमें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 से 14 सितंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गुजरात में स्थित द्वारका शारदा पीठ एवं उत्तराखंड स्थित ज्योति पीठ के शंकराचार्य, जिनका निधन 99 वर्ष की आयु में 11 सितंबर 2022 को हुआ है, 1981 में शंकराचार्य बने थे और वे स्वतंत्रता सेनानी, राम सेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष करने के कारण ये चर्चा में रहे थे। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो याद रख लेना ये। नेक्स्ट इसमें कि हैदराबाद मुक्ति दिवस 3 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2022 से हैदराबाद मुक्ति दिवस के वर्ष भर चलने वाले स्मृति उत्सव को जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यानी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है, जो कि 1 साल के लिए चलेगा। इस स्मृति जो उत्सव है, इसका उद्देश्य उन सभी को श्रद्धांजलि देने तथा जिन्होंने हैदराबाद की मुक्ति और भारत में इसके विलय हेतु अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम शासक से इसे मुक्त हुआ था। उन सभी लोगों के लिए जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो लोग इसमें हैदराबाद को मुक्त करवाने में योगदान रहे, जिनका योगदान रहा, उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि साइरस प्लोन मिस्त्री उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस प्लोन मिस्त्री को 4 सितंबर 2022 को मुंबई में एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। वे वर्ष 2012 से लेकर के 2016 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला ऊंट सवार दस्ता सीमा सुरक्षा बल BSF जल्द ही राजस्थान और गुजरात में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ऊंट की सवारी करने वाली महिला दस्ते को तैनात करेगा। ये दुनिया की अपनी तरीके का पहला दस्ता है। इस दस्ते को 1 दिसंबर को सीमा रक्षा बल के स्थापना दिवस पर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। और सीमा सुरक्षा बल की पहली बार 2008 में महिला बटालियन बनी थी। उसे राजस्थान सीमा पर तैनात महिला प्रहरी को सबसे पहले गंगानगर से लगती सीमा पर बने खेतों में आने जाने वाली महिलाओं की तलाशी में लगाया गया था। ठीक है, रोजर फेडर स्विट्जरलैंड के स्थित टेनिस जो खिलाड़ी हैं, रोजर फेडर ने 15 सितंबर 2022 को पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने घोषणा की है। रोजर फेडर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते, जिसमें से 7 विंबलडन खिताब, 5 USA ओपन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 1 फ्रेंच ओपन जीता है। रोजर फेडर के नाम ATP रैंकिंग दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में लगातार 337 हफ्तों तक चलने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो रोजर फेडर का नाम याद रख लेना। ये किससे संबंधित है? तो इनका नाम याद रखना है कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदान अमृत महोत्सव 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की है। रक्तदान के पहले दिन 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट इसमें कि हेमकोश 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की प्रति भेंट की गई है। हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोश में से एक है और हेमकोश का जो प्रकाशन है सर्वप्रथम वर्ष 1991 में हेमचंद्र बरुआ ने किया था। नेक्स्ट इसमें पीएम केयर फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नए सदस्य शामिल किए गए हैं। उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के टी थॉमस और पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को जो है जो पीएम केयर फंड है उनके ट्रस्टीज के रूप में जो है शामिल किया गया है। ट्रस्ट की तरफ से सलाहकार समूह में सदस्यों को नामित किया गया है। इससे पूर्व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडर की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और इंडिकॉप्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को इसमें शामिल किया गया है। पीएम केयर फंड की शुरुआत 28 मार्च 2020 को की गई थी। इस फंड के जरिए सरकार का मकसद कोविड-19 जैसे आपातकाल और संकट के हालात में राहत मुहैया करवाना था। यह फंड लोगों या संगठनों की तरफ से मिलने वाले सहयोग से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट इसमें कि राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में 23 से 24 सितंबर 2022 को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट इसमें भारत और लातीन अमेरिकी तथा कैरिबियाई देशों के समूह सेलेक की बैठक भारत और लातीन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के समूह सेलेक की बैठक 19 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। ये नया शब्द लग रहा है, याद रख लेना, सेलेक है ना। G20 है ना, ये तो सबने सुना ही होगा। G7 G20 ग्रुप्स ये तो सबने सुने होंगे, लेकिन सेलेक तो नहीं सुना होगा, इसलिए थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सुब्रमण्यम में भारतीय पक्ष का और सेलेक का प्रतिनिधित्व ग्वाटेमाला, त्रिनिदाद टोबैगो और कोलंबिया तथा अर्जेंटीना के विदेश मंत्रियों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदन व्यक्त करने के लिए लंदन पहुंची। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हुआ था। इनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को किया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के लिए टोक्यो भी पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इस मामले में उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2022 में 4 महीनों में श्रीलंका को 96.80 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। वर्ष 2017 और 21 के दौरान श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। यानी कि भारत सरकार ने जो श्रीलंका को जो है पैसे उधार दिए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि गुलाम अली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से श्री गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। श्री अली गुज्जर समुदाय से हैं और यह पहली बार है कि जब जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन भेजा गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो 24 सितंबर 2022 को बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने का एक बड़ी कार्यवाही ऑपरेशन मेघ चक्र नामित एक प्रमुख ऑपरेशन कोड लॉन्च किया गया है। याद रखना ऑपरेशन मेघ क्या है। तो ऑपरेशन मेघ जो है बाल यौन शोषण से संबंधित है।
ठीक है। इंटरपोल सिंगापुर में एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 56 स्थानों पर छापेमारी की है ऑपरेशन मेघ के तहत। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है, तो 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परिसर में राष्ट्रव्यापी कार्रवाई को एनआईए के द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। याद रखना ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है। पहले चरण में यह सेवा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, लद्दाख और दिल्ली में स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि 1 अक्टूबर 2022 को देश में G5 मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से लेकर के 4 अक्टूबर 2022 तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G5 मोबाइल सेवा को भी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अधिवेशन 20 सितंबर से न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष किसाबा कोरोसी बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसमें कि इस अधिवेशन का विषय एक ऐतिहासिक क्षण है। इसकी थीम जरूर याद रख लेना, सामूहिक चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने 24 सितंबर को 55वें अधिवेशन में भारत का पक्ष रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देश का पहला वर्टीपोर्ट अहमदाबाद के हसोल में बनाया जाएगा। यहाँ से एयर टैक्सी, वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ जो है हो सकेगा। वर्टीपोर्ट की डिज़ाइनिंग व ऑपरेशन का प्लान गुजरात स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने तैयार किया है। इसके सीईओ कैप्टन अजय चौहान के मुताबिक योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। नेक्स्ट इसमें कि जल दूत एप्लीकेशन ये क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों के चयनित कुओं पर जल स्तर का पता लगाने के लिए जल दूत एप्लीकेशन विकसित की है। ग्राम रोजगार सहायक जल दूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और मानसून के बाद में चयनित कुओं के जल स्तर को मापेंगे। जल स्तर के आंकड़े विकास योजना और महात्मा गांधी योजना में सहायक होंगे। नेक्स्ट इसमें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पीछे बनाए गए महाकाल ऑडिटोर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 3 माह तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये योजना कोविड के दौरान अप्रैल 2020 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, निःशुल्क दिया जा रहा था। युवा मामले और खेल मंत्री जो है केंद्रीय सरकार अनुराग ठाकुर ने 29 सितंबर 2022 को स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम 1 महीने चलेगा, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट एकल उपयोग जो प्लास्टिक होती है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा करने और उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये जो स्वच्छ भारत अभियान 2 कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो है आप लोगों को ये चीज़ बोरिंग लग रही होगी, मुझे भी लगी है, बट समझती हूँ इस चीज़ को मैं भी, लेकिन इस चीज़ को जो है आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर में इन्होंने ब्रीफ न्यूज़ की जो है ब्रीफ करके दिया है और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे मत सोचना कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। इसको सुन लीजिएगा आप, 1 बार 2 बार सुन लीजिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है, ठीक है। तो चैनल को जो है शेयर कर दिया करो। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतना नहीं कर सकते। एक शेयर तो करना है और लाइक तो करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।